ओके। तो कल हमने शूट किया था कि मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा हमने देखा था कि पहले के बायोमार्कर्स क्या होते हैं और बायोमार्कर्स बॉडी में किस तरह से इंडिकेशन कर रहे होते हैं। देन फिर हमने मॉलिक्यूलर मार्कर को स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर मार्कर एक्चुअली होते क्या हैं और बेसिकली डीएनए का सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि डिफरेंस कर रहा होता है, जो कि वेरी कर रहे होते हैं बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, उसकी डिफरेंट टाइप्स हमने देखी थी, कैटेगरीज हमने देखी थी कि अगर हमें मॉलिक्यूलर मार्कर को एनालाइज करना हो तो उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। थोड़ा सा हमने देखा था कि कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डिटेक्ट हो जाते हैं और कुछ जो है वो पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के थ्रू होते हैं। कॉमन टाइप्स हमने थोड़ा सा देखी थी कौन कौन सी होती हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स की या जेनेटिक मार्कर्स की या डीएनए मार्कर्स की। डीएनए मार्कर्स भी कह रहे होते हैं इन्हें। तो हमने देखा था RFLP होती है और AFLP है, रैपिड है, स्नैप है, STR है, VNTRs हैं। तो हमने RFLP थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बेसिकली RFLP जो है वो क्या है और उसका वो किस तरह से उसकी डिटेक्शन होती है, उसका मेथड क्या होता है डिटेक्शन का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो मॉलिक्यूलर मार्कर है वो बेसिकली AFLP है। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है बेसिकली AFLP में और RFLP में। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक डिफरेंस है AFLP और RFLP के अंदर। वो क्या कि अगर तुम्हें RFLP में तुम्हें याद हो तो RFLP के अंदर हम किसी किस्म की एम्प्लीफिकेशन नहीं कर रहे थे। मतलब अब डायरेक्टली क्या कर रहे थे, जो डीएनए आइसोलेट किया जा रहा था, जीनोम आइसोलेट किया जा रहा था, वो जीनोम आइसोलेट करने के बाद सैंपल से डायरेक्टली उसको डिग्रेड, उसको डाइजेस्ट किया जा रहा था या ब्रेक किया जा रहा था विद सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ना। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट करने के बाद फर्दर उसको जेल रन किया जा रहा था और जेल रन करने के बाद जो है वो उसकी बाइंडिंग पैटर्न्स के ऊपर उसकी एक्चुअली एनालिसिस होती थी कि बाइंडिंग पैटर्न्स क्या हैं। तो अगर दो लोगों के बाइंडिंग पैटर्न्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सिमिलर पर्सन ही है। अच्छा, अब AFLP में क्या होता है, तो जो बेसिक डिफरेंस है RFLP में और AFLP में वो बेसिकली क्या है, वो PCR का है। यानी जो AFLP है वो बेसिकली इज अ कम्बिनेशन ऑफ PCR एंड RFLP है। तो बहुत सिंपल ये कि RFLP में जो भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जिस तरह से रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लाइन पॉलीमॉर्फिज्म की डिटेक्शन की जाती है या फ्रैगमेंट्स फॉर्म किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक का वहाँ पे इंक्लूजन होता है, दैट इज PCR। तो उसमें PCR ऐड हो जाता है। यानी आप क्या कह रहे होते हैं कि आप जब फर्स्ट आप क्या कह रहे होते हैं कि जो जेनोमिक डीएनए है उसको आइसोलेट करते हैं, देन उसको आप क्या करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिस तरह से RFLP में करते हैं वैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको ब्रेक कर रहे होते हैं, चॉप कर रहे होते हैं, कट कर रहे होते हैं। उसके बाद फर्दर PCR रन कर रहे होते हैं। अच्छा, आप PCR यहाँ पे जो रन कर रहे होते हैं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्राइमर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक कह लो कि एडॉप्टर्स डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब ये एडॉप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक या डिफाइंड सीक्वेंसेस होते हैं जो कि जब ये जीनोम को डाइजेस्ट किया जाता है और ये मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ब्रेक करने के बाद, तो ये जो फ्रैगमेंट्स हैं इन फ्रैगमेंट्स के एंड्स पर कुछ खास कह लो, कुछ स्पेसिफिक, कुछ डिफाइंड सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें हम एडॉप्टर्स कह रहे होते हैं। इन एडॉप्टर्स को क्या किया जाता है, इन फ्रैगमेंट्स के एंड्स पे बाइंड कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन फ्रैगमेंट्स को, क्योंकि देखो ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये फ्रैगमेंट्स डिटेक्टेबल नहीं है। मतलब इनको आप कैसे एम्पलीफाई करोगे, यू डोंट नो द सीक्वेंस। ठीक है ना, अब तुम सीक्वेंस अगर नहीं पता, लेट मी ड्रॉ दिस। चलिए आगे है इसकी अच्छा, अब देखो इसमें बेसिकली इसमें होता क्या है कि AFLP के अंदर, अब अगर ये जीनोम है, आप इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करते हो, कट करते हो, तो ये जो फ्रैगमेंटेशन इसकी होगी, ये जो फ्रैगमेंट इसके फॉर्म होंगे,
ये फ्रैगमेंट्स को आप डिटेक्ट कैसे करोगे? क्योंकि RFLP में तो हम क्या कहते थे, डायरेक्टली फ्रैगमेंटाइज करने के बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर जाके या कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जाके बैंडिंग पैटर्न्स देख लिया करते थे कि बेसिकली डिफरेंस बैंडिंग पैटर्न्स में क्या आ रहा है। लेकिन यहाँ पे AFLP में क्या होता है कि ये जो फ्रैगमेंटाइजेशन की जाती है, फ्रैगमेंट्स फॉर्म की जाती है, तो इन फ्रैगमेंट्स को फर्दर PCR किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, इनके सीक्वेंसेस नोन तो है नहीं। यही रीजन होता है जिसकी वजह से क्या किया जाता है, जब इनको फ्रेगमेंटाइज किया जाता है तो फ्रेगमेंटाइज करने के बाद कुछ स्पेसिफिक डिफाइंड सीक्वेंसेस से इनके एंड्स को क्या कर लिया जाता है, कह लो कि इनके एंड्स पे अडॉप्टर बाइंड कर दिए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अब ये इस पिक्चर के अंदर अगर तुम देखो तो ये बेसिकली होल जीनोम डीएनए का दिखाया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ देखो, दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज हुए हैं, MSC1 और EcoR1। ठीक है, सही है। डीएनए लाइगेज यूज किया जाता है लाइगेशन के लिए ना। अच्छा, अब ये दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दैट इज MSC1 EcoR1। अब आपको पता है कि जो MSC1 है और जो EcoR1 है, ये स्पेसिफिक साइड से इस जीनोम को क्या करेगा, कट करेगा, ब्रेक करेगा, चॉप करेगा। ठीक है, अब यकीनन जब ये स्पेसिफिक साइड से करेगा तो यहाँ पे इस जीनोम में कुछ स्पेसिफिक एंड्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि MSC1 से कट किया है। ठीक है, तो ये जो MSC1 से इसको चॉप किया है, ब्रेक किया है, तो MSC1 जिस तरह का सीक्वेंस यहाँ पे फॉर्म करेगा कट करने के बाद, जो जो एडॉप्टर यूज किया जाएगा, डिफाइंड सीक्वेंस यूज किया जाएगा, वो एग्जैक्टली जो है वो उसी पैटर्न के मुताबिक उस फ्रेगमेंट पे अटैच होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एडॉप्टर है दैट इज MSC एडॉप्टर। ठीक है, यहाँ जो ये जो सीक्वेंस है, डिफाइंड सीक्वेंस है, ये इसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि अगर कोई भी MSC1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जीनोम को ब्रेक करे तो ये MSC1 एडॉप्टर वहां पे क्या हो सकता है, लाइगेट कर सकता है, वहां पे अटैच हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तुम देखो तो दो एडॉप्टर यूज किए हुए, MSC1 एडॉप्टर और EcoR1 एडॉप्टर। तो एडॉप्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया। एडॉप्टर बेसिकली डिफाइंड सीक्वेंसेस होते हैं, और ये जो सीक्वेंसेस हैं ये क्यों इनको डिज़ाइन किया गया, इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जब फ्रैगमेंट फॉर्म हो जाएं जीनोम के, तो उन फ्रैगमेंट्स को एम्पलीफाई किया जा सके। क्या मतलब है कि जैसे ही फ्रैगमेंट्स फॉर्म होंगे, ये जो एडॉप्टर्स हैं, MSC1 एडॉप्टर और EcoR1 एडॉप्टर, लाइगेट कर जाएंगे फ्रैगमेंट्स पे। ठीक है, ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं इन पे लाइगेट कर जाएंगे। क्यों लाइगेट करने, वजह क्या लाइगेट कराने की, ये वजह है क्योंकि हमने फर्दर इन फ्रैगमेंट्स को एम्पलीफाई करना है। अब क्योंकि हमें MSC1 एडॉप्टर का सीक्वेंस तो मालूम है, ठीक है, तो हम बहुत इजीली MSC1 के अगेंस्ट इस MSC1, ये जो MSC1 एडॉप्टर है, इसके अगेंस्ट हम कोई भी प्राइमर, इसके अगेंस्ट हम स्पेसिफिक प्राइमर डिजाइन करके क्या कर सकते हैं, इस पूरे फ्रैगमेंट को एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर देखो तो 3 स्टेप्स में हो रहा होता है AFLP में क्या किया जाता है, पहले जेनोमिक डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया जाता है MSC1 से, EcoR1 से, और उसके बाद क्या किया जाता है, स्पेसिफिक एडॉप्टर यूज किए जाते हैं। ये स्पेसिफिक एडॉप्टर डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, डिफाइंड सीक्वेंसेस होते हैं, और ये हमेशा, ये जो एडॉप्टर्स होते हैं, ये जो सीक्वेंस होते हैं, ये हमेशा उसी जगह पे जाके लाइगेट करते हैं जहाँ पे MSC1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को ब्रेक कर रहा होता है, चॉप कर रहा होता है, कट कर रहा होता है। ठीक है, वहां जाके अटैच होते हैं। देन उसके बाद क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंड लाइगेशन के बाद, यानी अभी सेकंड स्टेप हो गया कि आपने रिस्ट्रिक्ट किया, रिस्ट्रिक्शन की है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, लाइगेशन की एडॉप्टर्स की, और उसके बाद सिलेक्टिव एम्पलीफिकेशन की। अब सिलेक्टिव एम्पलीफिकेशन हमने जो की वो किसकी की है, हमने MSC1 प्राइमर डिजाइन किए इसी एडॉप्टर के अगेंस्ट। ठीक है, और यहाँ पे इन फ्रैगमेंट्स को एम्पलीफाई कर दिया। ठीक है, जब ये फ्रैगमेंट्स एम्पलीफाई हो जाते हैं, ऑफ कोर्स इनकी जो क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है, इनको फर्दर इनकी डिटेक्शन भी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो है फर्दर इनके बैंडिंग पैटर्न्स को देखा जाता है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, आमतौर पे जो AFLP है वो नॉर्मली पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जा रही होती है डिफरेंट जीनोम के अंदर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी इसको यूज किया जा रहा होता है।
ठीक है। और डिफरेंट लोसाई जो होते हैं उसको आप सिंगल ट्यूब के अंदर, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, अगर तुम देखो एज कम्पेयर टू आर एफ एल पी, जो एफ एल पी इज इन स्पेसिफिक टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक अडॉप्टर स्पेसिफिक प्राइमर यूज कर रहे हैं, तो इट इज़ क्वाइट स्पेसिफिक। तो डिफरेंट जो लोसाई होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये इसको यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमें पता है फोरेंसिक में इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो अच्छा, उसके बाद है रैपिड। रैपिड बेसिकली क्या है? रैपिड भी जो है वो इज़ अ मार्कर, और ये कह सकते हो कि मार्कर टेक्निक है, मॉलिक्यूलर मार्कर टेक्निक है कि रैपिड क्या होता है? बेसिकली रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। अच्छा, अब रैपिड के अंदर भी एम्पलीफिकेशन हो रही होती है, लेकिन अगर तुम इसका अगर उसका नाम देखो तो बेसिकली रैंडम एम्पलीफिकेशन हो रही होती है, यानी जो बेसिकली जो डिटेक्शन का पैटर्न है वो रैंडमली है। क्योंकि अगर तुम एएफएलपी में देखो तो एएफएलपी के अंदर जो डिटेक्शन हो रही है वो जो डिटेक्शन है वो स्पेसिफिक है, वहाँ पे स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, स्पेसिफिक एडॉप्टर्स हैं, कमर्शियल एडॉप्टर्स हैं, जो उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो साइट्स हैं जहाँ उसने ब्रेक किया होता है वो उन्हीं साइट पर लाइगेट करते हैं। जिस तरह से स्पेसिफिक प्राइमर्स हैं जो उन एमएससी एडॉप्टर्स के अगेंस्ट डिज़ाइन होते हैं और वही उसको एम्पलीफाई कर रहे होते हैं। इस तरह से पूरे फ्रैगमेंट्स एम्पलीफाई हो रहे होते हैं। रैपिड में क्या होता है? रैपिड में कुछ यूनिवर्सल प्राइमर्स यूज़ किए जाते हैं या आर्बिट्ररी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, अभी यूनिवर्सल प्राइमर्स बेसिकली क्या होते हैं? यूनिवर्सल प्राइमर्स ऐसे सीक्वेंसेस ऐसे प्राइमर्स के सीक्वेंसेस होते हैं, शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, कि जो कह सकते हो कि डिफरेंट साइट्स पे, जीनोम के डिफरेंट साइट्स पे जो है वो अटैच हो सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं, और लाइगेट करने के बाद वहाँ पे एम्पलीफिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो रैपिड के अंदर क्या होता है? वो बेसिकली रैंडम प्राइमर्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, ये कह लो यूनिवर्सल प्राइमर्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, स्पेसिफिक प्राइमर नहीं होते। हम इसे रैंडम प्राइमर भी कह रहे होते हैं। तो रैंडम प्राइमर्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, आमतौर पे 10 बेस पेयर का होता है ये रैंडम प्राइमर, इससे ज़्यादा का नहीं होता। टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके सीक्वेंस में। अच्छा, अब रैपिड के अंदर अगर तुम देखो, इसमें भी क्या किया जाता है कि इसको पहले, अच्छा, अब रैपिड के अंदर भी क्या है कि रैपिड के अंदर भी आपके पास पहले से जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्वेंस की नहीं है। ऑफकोर्स आपने, अगर आपने रैपिड करना है तो आप डायरेक्टली जो जीनोम है उसको आइसोलेट करते हैं। इस आइसोलेट करने के बाद उसको फर्दर जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट करने के बाद फिर पीसीआर किया जाता है विद रैंडम प्राइमर्स या विद यूनिवर्सल प्राइमर्स जो हैं, जो यूज़ किए जाते हैं। आमतौर पे 8 से 10 बेस पेयर्स पे मुश्तमिल होते हैं ये प्राइमर्स। ठीक है। तो फिर इसके थ्रू जो है वो क्या की जाती है? एम्पलीफिकेशन की जाती है उन फ्रैगमेंट्स की। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ये फॉर एग्जांपल, अब तुम देखो ये क्रोमोसोम 1 है, 2 है, तो क्योंकि यूनिवर्सल प्राइमर्स हैं तो दे डिज़ाइन इन अ वे कि ये डिफरेंट पोजीशंस पे जीनोम की क्या हो सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं। अब हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये जो पोजीशंस हैं ये वेरी करेंगी। ठीक है। एक्चुअली इसका डिटेक्शन का मोड ही यही है कि हर इंडिविजुअल के अंदर इस ये जो प्राइमर्स की जो लोकेशंस हैं जहाँ ये सिट करेगा और उस फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करेगा, ये पोजीशंस जो हैं जो आपको नज़र आ रही हैं ये वेरी करेंगी। ठीक है। क्या मतलब है वेरी करेंगी? ये इस तरह से वेरी करेंगी कि अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम 1 में जो प्राइमर है, यूनिवर्सल प्राइमर, उसकी लोकेशन ये है, यहाँ से यहाँ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिविजुअल 2 हो, सेकंड इंडिविजुअल उसके अंदर भी पोजीशन सेम हो। तो ये पोजीशन वेरी कर सकती है। ठीक है। तो यही वेरिएशन बेसिकली इंडिकेटर है एक ना, एक मार्कर है कि यहाँ जो बेंडिंग पैटर्न इंडिविजुअल 1 के आएंगे वो कभी भी एग्जैक्टली जो है वो इंडिविजुअल 2 के बेंडिंग पैटर्न्स नहीं होंगे, वेरी कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये प्राइमर्स क्या कर रहे होते हैं? रैंडमली क्या कर रहे होते हैं? डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को
जीनोम के एम्पलीफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो डिफरेंट क्रोमोसोम्स दिखाए हुए हैं। क्रोमोसोम 1 पे दिखाया हुआ है कि ये बेसिकली इस जगह पे ये इस लोकेशन पे लाइगेट कर रहा है प्राइमर और ये एम्पलीफाइड प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। इसी तरह से इस पोजीशन पे लाइगेट कर रहा है और ये प्रोडक्ट बना रहा है। इस तरह से क्रोमोसोम 2 पे ये इस सी पोजीशन पे लाइगेट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। जो क्रोमोसोम नंबर 3 था उस पे एक्चुअली ये प्राइमर नहीं लाइगेट कर रहा क्योंकि ये वहाँ मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये इसका जो सीक्वेंस है ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले क्रोमोसोम के ऊपर। इस तरह 4 पे है क्रोमोसोम पे, तो इट वेरीज ना, ठीक है। तो ये वेरी कर रहा होता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल प्राइमर कह रहे होते हैं। बेटा माइक म्यूट कर दो प्लीज। ठीक है, इसे यूनिवर्सल प्राइमर इसीलिए कह रहे होते हैं। अब इस तरह से अगर तुम देखो जो प्रोडक्ट आएगी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो उसमें ये जो बैंडिंग पैटर्न आ रहे हैं ये वेरी करेंगे, ठीक है। अब ये तो एक इंडिविजुअल का दिखाया हुआ इन्होंने, यकीनन अगर यहाँ पे एक और सेकंड इंडिविजुअल का भी बैंडिंग पैटर्न्स दिखाया जाए तो वो बैंडिंग पैटर्न्स इन बैंडिंग पैटर्न्स से डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइमर, ये जो मार्कर है रैपिड, ये जो टेक्निक है एम्पलीफिकेशन की, रैंडमली एम्पलीफिकेशन की टेक्निक है, ये बेसिकली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रही होगी। ये जो मार्कर है वेरी कर रहा होगा, यानी ये जो यूनिवर्सल प्राइमर्स, रैंडम प्राइमर्स जब लाइगेट कर रहे होंगे किसी भी जीनोम पे, तो वो रैंडमली लाइगेट कर रहे होंगे डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट लोकेशंस पे कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो लोकेशंस हैं जहाँ ये सेट कर रहे हैं, ये सीक्वेंसेस एक्चुअली ये सीक्वेंसेस एक तरह के मार्कर हैं। क्योंकि एक इंडिविजुअल में ये वाला सीक्वेंसेस इस जगह पे लोकेशन पे मौजूद है, लेकिन फॉर एग्जांपल ले लो ये सेकंड इंडिविजुअल है, लेकिन सेकंड इंडिविजुअल में देखो इस लोकेशन पे ये वाला सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि देखो ये वाला सीक्वेंस यहाँ पे और ये वाला सीक्वेंस यहाँ पे सिमिलर है, ये सिमिलर है, जब भी तो प्राइमर सेट कर रहा है, यूनिवर्सल प्राइमर का सीक्वेंस तो सेम है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लो कि ये सेकंड इंडिविजुअल है, ये फर्स्ट है, तो देखो इसकी जो लोकेशन है इस वाले मार्कर के अगेंस्ट, यानी ये मार्कर हो गया डीएनए का, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक का सीक्वेंस है ये मार्कर हो गया एक तरह का। लेकिन इस इंडिविजुअल में इसकी लोकेशन यहाँ पर है, लेकिन सेकंड इंडिविजुअल में इसकी लोकेशन वेरी कर रही है। इसी तरह से नंबर ऑफ बैंड्स भी वेरी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रैपिड कहलाती है, रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। अच्छा, यहाँ तक कोई बात अगर पूछनी तो बताओ। RFLP, AFLP और रैपिड में अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। सर यहाँ पे आपने जो ये वाला आपने बताया अभी रैपिड का, तो सर ये जो है ये सारे एक ही इंडिविजुअल के डीएनए है, जिसमें हमने मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्राइमर यूज किए जिनकी हमें सीक्वेंस नोन था, और फिर हम यही जब प्राइमर्स हम दूसरे पर्सन के जो है वो डीएनए में हम रन करेंगे तो उसमें वो डिफरेंट साइट्स पे सेट करेंगे। देखो नहीं, तुम समझेंगे। देखो यहाँ पे ये जितनी भी पिक्चर दिखाई हुई है ये बेसिकली एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, मतलब यहाँ बताना ही चाह रहे हैं कि देखो ये यूनिवर्सल प्राइमर है। यूनिवर्सल प्राइमर का मतलब ये होता है कि ये जो सीक्वेंस है इज अ वेरी शॉर्ट प्राइमर। मैंने बताया ये 8 से 10 बेस पेयर्स पर मुश्तमिल होता है, इज अ वेरी शॉर्ट प्राइमर। और यूनिवर्सल प्राइमर का मतलब ये होता है कि ये जिनोम पे, जो जिनोम है उसमें डिफरेंट पोजिशन पे सेट कर सकता है, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें याद हो पीछे में अगर तुमने पढ़ा होगा कि जितना ज्यादा प्राइमर का जो सीक्वेंस है वो शॉर्ट करते चले जाओ तो उसकी उतनी ज्यादा रैंडमली सेट करने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है, कि वो कहीं भी रैंडमली सेट कर सकता है। क्योंकि देखो 10 बेस पेयर का सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री मिल सकता है, बहुत सारी जगहों पे हो सकता है, ठीक है। जितना ज्यादा, इसीलिए कह रहे होते हैं कि जो प्राइमर जो हम नॉर्मली स्पेसिफिक प्राइमर डिजाइन करते हैं उनका साइज कम से कम 18 से लेके और 26 बेस पेयर पर होना चाहिए, क्योंकि दैट इज स्पेसिफिक। लेकिन अगर इसको कम करते चले जाओ तो इट बिकम्स नॉन स्पेसिफिक। ये प्राइमर की एक कह लो कि जितना ज्यादा इसका तुम साइज बढ़ाते चले जाओगे वो स्पेसिफिक होगा, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है, अगर और ज्यादा बढ़ा दोगे तो माइट भी कि वो लाइगेट ही ना करे, ठीक है। लेकिन जितना कम करते जाओगे उतना ज्यादा चांस है कि वो रैंडमली कहीं भी सेट कर जाएगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है एक्चुअली यहाँ। ये तो एक इंडिविजुअल का दिखाया हुआ है कि अब अगर तुम देखो ये एक इंडिविजुअल के पैटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, अब होता क्या है कि जो जो सेकंड इंडिविजुअल भी है, अगर आप सेकंड इंडिविजुअल को भी रैपिड कर रहे हो तो सेकंड इंडिविजुअल के रैपिड के बैंडिंग पैटर्न्स वेरी करेंगे, सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है।
प्राइमर वही है, एक ही सीक्वेंस है, ठीक है। अब अगर इसी को देख लो कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक इंडिविजुअल है और ये एक अलग इंडिविजुअल है नंबर 2, तो अब देखो यहाँ पे लोकेशन वेरी कर रही है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल 1 में तुम्हें 2 बेंडिंग पैटर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है। प्राइमर जो लोकेशन है जहाँ पे प्राइमर ने शिफ्ट किया है वो वेरी कर रही है। देखो यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, और यहाँ पे 2 जगह पे, इस इंडिविजुअल में 2 जगह पे प्राइमर शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब है 2 डिफरेंट बैंडिंग पैटर्न्स आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बैंडिंग पैटर्न आ रहा है, ठीक है। सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज ये तो एक ही का है, और ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स का बताया हुआ है कि वन क्रोमोसोम नंबर 1 पे कहाँ सेट कर रहा है, 2 पे ये वाला प्राइमर यूनिवर्सल प्राइमर कहाँ सेट कर रहा है। ये प्राइमर एक ही है, ये अलग नहीं है, ये प्राइमर अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, एक ही प्राइमर है, दिस इज यूनिवर्सल प्राइमर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब स्निप्स क्या होती हैं बेसिकली? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होता है? देखो, डीएनए के ऊपर अगर आप जीनोम के ऊपर देखो तो जीनोम में अगर देखो तो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, ठीक है। अब ये पूरा जीनोम 3 बिलियन बेस पेयर्स का कह लो कि एक मजमूआ है ना। तो ये जो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, दे आर, अगर देखो तो बेसिकली 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 4 ही बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और ये बेसिकली डिफरेंट पैटर्न्स में कंबाइन हो रही हैं, और कंबाइन होने के बाद क्या बना रही हैं? पूरा जीनोम बना रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है इसके अंदर कि स्निप्स बेसिकली क्या होती हैं? स्निप्स का मतलब ये होता है कि ये जो जीनोम के ऊपर एक पैटर्न है बेसिस का, न्यूक्लियोटाइड्स का, इस पैटर्न के अंदर अगर कोई एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, यानी एक लेटर, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये जो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, इसमें से इनमें अगर कोई एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए तो दैट इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब होता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म को कह रहे हैं, मैंने बताया पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन को कहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम देखो हम लोग में जो डिफरेंस होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इवन के जो सिबलिंग्स होते हैं, जो बहन भाई होते हैं, उनमें भी डिफरेंस होता है। जो भाई भाई होते हैं उनमें भी उनकी उनके जो फीचर्स हैं बॉडी के, देखो तुम फिजिकली फिनोटाइप वो डिफरेंट होती है। हालांकि दे एक्चुअली फ्रॉम सेम पेरेंट्स, इस तरह से जो इवन के जो ट्विन्स होते हैं उनमें भी अगर तुम देखो तो डिफरेंस होता है, दे आर नॉट 100% सिमिलर। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, अब हमारे अंदर जो हम जो फिजिकली या हमारे जो फिनोटाइप है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है, एक्चुअली उसके पीछे ये स्निप्स इन्वॉल्व होती है, यानी ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमॉर्फिज्म इन्वॉल्व होता है। क्या मतलब कि हमारे जीनोम में कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है? ये चेंज आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम देखो जीनोम जो है वो कंसिस्ट होता है या तो जंक डीएनए के ऊपर या कोडिंग डीएनए के ऊपर, यानी या कह लो या तो एक 3% जो है वो कोडिंग सेगमेंट होता है, जीन्स होती हैं, और 98-97% जो है वो नॉन कोडिंग सेगमेंट्स होते हैं या जंक डीएनए होता है, ठीक है। अब अगर ये स्निप्स जो हैं ये जंक डीएनए पे हैं, नॉन कोडिंग डीएनए पर हैं, तो दे एक्चुअली आर कॉल्ड स्निप्स ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी ये जो चेंज है, अगर अगर न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रही है तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। लेकिन अगर यही चेंज किसी कोडिंग सेगमेंट में आ जाए तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। वहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी होती है कि कोई जो प्रोटीन फॉर्म हो रही थी माइट भी, अगर वहाँ पे ये सिंगल लेटर चेंज हो जाए तो माइट भी वो प्रोटीन फॉर्म ना हो, तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। तो वहाँ भी क्या हो रहा था कि एक बेस पेयर के चेंज होने से क्या हो गया? म्यूटेशन कॉज हो गई, ठीक है। लेकिन अगर नॉन कोडिंग डीएनए में ये चेंज आ रहा है तो हम इससे वेरिएशन कह रहे होते हैं या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यही था कि अगर ये जीन में होगा तो ये माइट भी उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन अगर जीन के अलावा नॉन कोडिंग डीएनए में तो ये एज अ मार्कर भी यूज हो रहा होता है। और जो वेरिएशंस हैं बिटवीन ह्यूमंस टू ह्यूमंस, एक्चुअली उसके पीछे स्निप्स इन्वॉल्व होती हैं। आमतौर पर स्निप्स बायलीलिक होती हैं, दोनों एलील्स पर होती हैं। और हाँ, बोलो रोमान। रोमान बेटा बताओ क्या हो?
अच्छा, स्निप्स बेसिकली स्निप्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अच्छा, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। सना, आप माइक ऑन कर लो। सना ने भी हैंड रेस किया हुआ है, रोमान ने भी हैंड रेस किया हुआ है। बेटा माइक ऑन करके मुझे बताओ। सना और रोमान, कोई प्रॉब्लम है? नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, जो एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है स्निप्स की ह्यूमन जीनोम के अंदर, वो अप्रॉक्सीमेटली कह लो कि हर 1000 बेस पेयर्स के बाद जो है वो चेंज आ रहा होता है, यानी वेरिएशन आ रही होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है आमतौर पे होता है कि 1000 बेस पेयर, जैसी 1000 बेस, अब ये 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, तो तुम उसको इमेजिन कर सकते हो कि अगर 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं तो हर 1000 बेस पेयर के बाद एक जो न्यूक्लियोटाइड है दैट माइट चेंज, तो वो चेंज हो जाएगा। तो दैट इज उसकी बेसिकली स्निप्स की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि बायोलिलिक भी होता है, यानी दोनों एलील्स पे भी हो सकता है, और ट्रायलिलिक भी हो सकता है। ठीक है, और एक से ज़्यादा एलील्स पर भी मौजूद हो सकता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल, अब आमतौर पे स्निप्स को एज अ मार्कर यूज़ कर रहे होते हैं, और उसकी डिटेक्शन कैसे कर रहे होते हैं? इसकी डिटेक्शन के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड तो क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्टली ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है, हाइब्रिडाइजेशन मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन मेथड में क्या किया जा रहा होता है कि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड या स्पेसिफिक प्रोब डिजाइन की जाती है। ठीक है, ये स्पेसिफिक प्रोब्स होती हैं अगेंस्ट स्निप्स। फॉर एग्जांपल, अब तुम देखो, ये फॉर एग्जांपल डीएनए, टारगेटेड डीएनए, जिसमें स्निप जो है वो डिटेक्ट करनी है या उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो किया क्या जाता है ऑलरेडी पहले से, क्योंकि देखो स्निप्स आप उसी वक्त आप डिटेक्ट कर रहे होते हो जब आपको ये सीक्वेंस पता होता है, जो आपने सीक्वेंसिंग की होती है ना। अब ये होल जीनोम का सीक्वेंस मुझे पता है। ठीक है, जब मुझे पता है जब भी तो मैंने ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बनाई है ना। ठीक है, अब ये देखने के लिए कि ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है, यानी इसमें कोई स्निप्स तो नहीं आ गई हैं, तो ये देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं स्पेसिफिक प्रोब डिजाइन करता हूँ, क्योंकि ये सीक्वेंस मुझे पहले से पता है। इसलिए ये जो प्रोब्स हैं ये पहले से हमने जो है वो डिजाइन की होती है। ठीक है, अब किया क्या जाता है हाइब्रिडाइजेशन मेथड के अंदर, सिंपली क्या किया जाता है कि ये जो प्रोब्स हैं, इन प्रोब्स को क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइज किया जाता है स्पेसिफिक टारगेटेड रीजन्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब तुम लोगों को पता है कि अगर जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है या प्रोब है या प्राइमर है, प्राइमर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है टारगेट रीजन के। ठीक है, प्राइमर हो या प्रोब हो, वो बेसिकली किसी भी टारगेटेड रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर ये जो टारगेटेड रीजन है इसके कॉम्प्लीमेंट्री तो है, लेकिन अगर ये जो टारगेटेड रीजन में अगर कोई एक बेस पेयर चेंज होगी, तो ये जो दोनों की बॉन्डिंग होगी, जो एसोसिएशन होगा प्रोब का और टारगेट रीजन का, या प्राइमर का और टारगेट रीजन का, वो एसोसिएशन फर्म नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो कि ये जो एसोसिएशन है हमेशा देखो, जो दो बेस ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, इनके दरमियान में क्या हो रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। ठीक है ना, एडेनिन गुआनिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे डबल बॉन्डिंग होती है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एडेनिन थायमिन के दरमियान, गुआनिन साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस स्ट्रेन में जो प्रोब आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ये प्रोब आप जैसे अटैच करते हो टारगेट रीजन के अंदर, तो इसको टेक्निकली अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये एसोसिएशन बड़ा फर्म होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अगर ये यहाँ पर जो है वो स्निप मौजूद है, तो ये एसोसिएशन फर्म नहीं होगा। ठीक है, अगर ये एसोसिएशन फर्म नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया कि अगर ये मिसमैच कर रहा होगा, ठीक है, और तो ये फर्म नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। जब ये स्टेबल नहीं होगा तो इन केस अगर आप यहाँ पे
मेल्टिंग टेम्परेचर पे लेके जाते हो, मेल्टिंग टेम्परेचर से इवन टेम्परेचर कम रखते हो। अब तुम्हें पता है मेल्टिंग टेम्परेचर बेसिकली क्या है, टीएम क्या होता है कि जहाँ पे जो दो स्ट्रेन्स हैं, जो करेक्टली बेस पेड स्ट्रेन्स हैं, वो क्या हो जाए, डिटैच हो जाए, डिसएसोसिएट हो जाए, ठीक है, उसे मेल्टिंग टेम्परेचर कह रहे होते हैं ना, जहाँ मेल्ट हो जाए, जहाँ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे स्निप होगा तो ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ये जो प्रोब है, इसकी जो बॉन्डिंग होगी टारगेट रीजन के साथ वो फर्म नहीं होगी, ठीक है। और जैसे ही आप जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उससे बिलो टेम्परेचर भी रखोगे तो ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस वाले रीजन में, इस टारगेट रीजन में क्या मौजूद है, स्निप मौजूद है, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है इसकी डिटेक्शन का, ठीक है, कि प्रोब डिजाइन की जाती है और ये प्रोब्स बेसिकली, क्योंकि हमें पहले से पता है कि इसका सीक्वेंस क्या है जीनोम का, इसलिए हमने डिजाइन की हुई है, ठीक है। ये प्रोब्स हमेशा याद रखो, प्राइमर और प्रोब में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, प्राइमर और प्रोब में डिफरेंस होता है भी जो है वो उसका साइज क्या होता है। अच्छा, प्राइमर का साइज एज कम्पेयर टू प्रोब कम होता है, ठीक है। और एक और भी चीज होती है, प्रोब के साथ कोई ना कोई डिटेक्शन के लिए कोई ना कोई चीज अटैच होती है ना, कोई डाई अटैच होती है, कोई केमिकल कंपाउंड अटैच होता है ताकि डिटेक्ट किया जा सके, ये बेसिक फर्क होता है। अच्छा, तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा बेसिकली मेथड कहलाता है मॉलिक्यूलर बीकन मेथड कहलाता है। मॉलिक्यूलर बीकन मेथड से क्या मुराद है, इसमें इसमें क्या होता है, इसमें डिटेक्ट करने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि वही ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स होती हैं जैसे ये रही, लेकिन इस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब के साथ कोई ना कोई फ्लोरेसेंस कंपाउंड क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। ये जो फ्लोरेसेंस कंपाउंड है, अब ये फ्लोरेसेंस कंपाउंड का काम क्या होता है, अब फ्लोरेसेंस का कंपाउंड का काम ये होता है कि वो फ्लोरोसेंस जनरेट करेगा या सिग्नल्स जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन ये सिग्नल उसी वक्त जनरेट करेगा जब ये टारगेटेड रीजन पे ये प्रोब अटैच होगी। अगर तुम यहाँ पे प्रोब का स्ट्रक्चर देखो तो ये प्रोब का स्ट्रक्चर ओपन नहीं है, ये प्रोब देखो हो क्या रहा है, इसके एक एंड पे फ्लोरेसेंस डाई लगी हुई है, ठीक है। उसके साथ ये रहा प्रोब का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, ये इसको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री किया हुआ है, इस रीजन को यहाँ से यहाँ तक के इस रीजन को सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये रीजन है जो कि प्रोब है, ठीक है। साथ में ये जो चीज तुम्हें नजर आ रही है ये क्वेंचिंग कंपाउंड कहलाता है। क्वेंचिंग कंपाउंड क्या होता है, क्वेंचिंग कंपाउंड एक ऐसा कह लो कि कंपाउंड होता है जो क्या करता है, इस फ्लोरेसेंस की, ये जो फ्लोरेसेंस है ना, इसको क्वेंच कर रहा है। क्वेंच का मतलब होता है कि कैप्चर करके रखना, पकड़ के रखना, ठीक है। अब क्या करता है, फ्लोरेसेंस का काम है फ्लोरेसेंस जनरेट करना ना, कंपाउंड का काम है कि वो फ्लोरेसेंस जनरेट करेगा। क्वेंचिंग कंपाउंड क्या करता है कि जब तक ये प्रोब किसी स्पेसिफिक टारगेट रीजन पे अटैच नहीं हो जाती, ये इसको अटैच करके रखता है, कैप्चर करके रखता है ताकि फ्लोरेसेंस जनरेट ना हो, ठीक है। अब अगर देखो ये, अगर ये प्रोब ओपन हो, जिस तरह से ये प्रोब ओपन है, तो ये तो यहाँ फ्लोरेसेंस जनरेट शुरू कर देगी, इसका मतलब है कि ये तो फॉल्स रिजल्ट देना शुरू कर देगी। तो यहाँ क्या किया हुआ है, इसलिए इसको क्या किया हुआ है, यहाँ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री किया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ फ्लोरेसेंस डाई के साथ क्या किया हुआ है, क्वेंचिंग कंपाउंड अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब टारगेटेड डीएनए के ये जब डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, जीनोम को आइसोलेट किया जाता है, जिसमें आप स्निप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जब आप ये प्रोब इस्तेमाल करते हैं जिसे हम मॉलिक्यूलर बीकन प्रोब भी कह रहे होते हैं या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब भी कह रहे होते हैं, तो जब हम इस प्रोब को इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रोब क्या करती है, जैसे ही इसको कॉम्प्लीमेंट्री रीजन मिलेगा, ठीक है, तो ये जो प्रोब है ये फौरन से क्या होगी, उस रीजन पे जाके जो टारगेट डीएनए है उस पर जाके क्या होगी, अटैच होगी। अब जैसे ही अटैच होगी तो इन दोनों का जो एसोसिएशन है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्रोब ये रहा और ये बेसिकली कॉन्चिंग कंपाउंड ये रहा और ये फ्लोरेसेंस डाई ये रही। अब जैसे ही टारगेटेड डीएनए पे जाके अटैच होता है, ठीक है, तो ये फौरन से क्या जनरेट करता है, फ्लोरेसेंस जनरेट करना शुरू कर देता है। अब फ्लोरेसेंस जनरेट करने का मतलब क्या है कि ये बेसिकली इसने क्या किया है, स्नेप को यहाँ पे जो है वो इसने डिटेक्ट किया है, ठीक है। अब ये जो फ्लोरेसेंस सिग्नल्स हैं ये बता रहे होते हैं कि जी यहाँ पे जो है स्निप जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रोब्स होती हैं ये प्रोब्स यूज की जाती हैं स्निप्स की डिटेक्शन के लिए। तो दो मेथड्स होते हैं, या तो मॉलिक्यूलर बीकन मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ये ऐसी प्रोब्स जिनके साथ फ्लोरेसेंट डाई लेबल होती है, कॉन्चिंग कंपाउंड लेबल होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है टुगेदर विद कॉन्चिंग कंपाउंड और इस प्रोब के साथ। और फिर
क्या किया जाता है, जो टारगेटेड रीजन्स हैं उन पर, उनके साथ इसको हाइब्रिडाइज किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके यहाँ पे स्लिप मौजूद है, तो ये एसोसिएशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोब डिज़ाइन की गई है सच अ वे कि ये स्लिप को डिटेक्ट कर सकती है। तो ये एसोसिएशन होगा, जैसे ही एसोसिएशन होगा तो यहाँ पे सिग्नल जनरेट होंगे। ये सिग्नल्स जो है फ्लोरेसेंस सिग्नल जो है ये थ्रू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डिटेक्ट हो रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं कि ये जो टारगेटेड रीजन है यहाँ पर स्निप्स या न्यूक्लियोटाइड का चेंज है मौजूद है, ठीक है। हाँ बेटा पूछो तरीन। सर सॉरी, लेकिन जब लास्ट टाइम आपने हमें पढ़ाया था ना, आपने लिखवाया था कि जो है जो क्वेंचर अटैच होता है वो बेसिकली फ्लोरेसेंस के साथ बाइंड किया हुआ होता है ना। तो जब जो है वो पूरा का पूरा प्रोब जब अटैच नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दैट वन एसएनपी, तो जो है वो बेसिकली उस डाई का वो डाई शो नहीं हो रही थी, वो फ्लोरेसेंस नहीं जनरेट हो रहा था। उस फ्लोरेसेंस का जनरेट ना होने की वजह से, जो मेरे पास जो लिखा हुआ है वो ये कि फ्लोरेसेंस जनरेट ना होने की वजह से ये पता चलता है कि वो एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास नहीं है, मतलब वो म्यूटेशन आ गई है। और अगर एसएनपी मौजूद नहीं होगा जो हमारे पास प्रिडिक्टेड डीएनए है जिसका प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री है, वो अगर एग्जैक्टली सेम होगा तो ये जाके अटैच हो जाएगा, क्वेंचर इसमें से निकल जाएगा और फ्लोरेसेंस जनरेट हो जाएगा। ये मेरे पास लिखा हुआ था। हाँ ठीक है, देखो होता क्या है इसमें ना, डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ये जो प्रोब्स है ना, इनकी डिजाइनिंग वेरी कर रही होती है, ठीक है। क्या मतलब है, ये आइदर वे हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। ये जो प्रोब डिजाइन की हुई है, ठीक है, ये इन सच अ वे भी डिजाइन की जा सकती है, ये इन सच अ वे डिजाइन की जा सकती है जिस तरह से ये है कि ये नॉर्मल पैटर्न है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो कि ये नॉर्मल पैटर्न है। जी जी यानी ये जो प्रोब है ये दो तरह से डिजाइन की जा सकती है। इसको आप डायरेक्टली ये जो टारगेटेड रीजन है इसके एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं और फिर उसके बाद अटैच करा के देख सकते हैं कि भाई ये हाइब्रिडाइज हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैंने जी पहले ही शायद ही बताया था कि ये इस तरह से भी होता है कि ये जो पैटर्न है नाउ दिस इज अगेंस्ट नॉर्मल टारगेटेड डीएनए, ठीक है। ये बात जी समझ में आई। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो स्ट्रिप आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, उसको डेलिबरेटली यहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि भाई यहाँ माइट भी इस रीजन में स्लिप हो सकती है, तो क्या किया, यहाँ लेटर चेंज कर दिया। आप समझ रहे हो मेरी बात, जो जी न्यूक्लियोटाइड है जी जी उसको चेंज किया जा सकता है। तो आइदर में डिटेक्शन हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोब हो डीएनए टारगेट के अगेंस्ट, डीएनए जो टारगेट डीएनए उसके अगेंस्ट, तो ये जैसे ही उसके साथ अटैच होगी तो अगर स्लिप नहीं है तो फ्लोरेसेंस जनरेट होगी, ठीक है। तो ये आइदर वे हो सकता है, इट्स अप टू कि आप उसको प्रोब को किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो ये सही आइदर बात। वे हो सकता है, समझ आ गई बात, जी ठीक है। सर। क्योंकि मॉलिक्यूलर बीकन मेथड जो है ना वो वेरी कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें आप इसके अंदर आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आइदर भी हो सकता है। अच्छा, टैंडम रिपीट्स बेसिकली क्या होते हैं। अच्छा, अब टैंडम रिपीट्स भी बेसिकली क्या है, वो कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। अब ये तमाम के तमाम जो हम अभी तक डिस्कस करते हुए आए हैं, चाहे वो RFLP हो, चाहे वो AFLP हो, चाहे वो रैपिड हो, चाहे वो स्निप्स हो, ये सब के सब मार्कर्स ही हैं। अगर मैं कहूँ तो ये सब के सब भी रिपीट्स ही हैं ना, ये सब के सब स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ही हैं, ठीक है। तो कुछ और भी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जो कि रिपीट हो रहे होते हैं जीनोम के ऊपर, ठीक है। रेपिटेशन से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस तुम्हें नजर आ रहा है, ATT CGA TTCGA और TTCG, ये एक पूरा सीक्वेंस तुम्हें नजर आ रहा है। अब अगर तुम देखो तो इस सीक्वेंस में जो ATTCG है ये बेसिकली 3 दफा रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये दोबारा ATCG और ये दोबारा तीसरी दफा ये वाला जो सीक्वेंस है, जो कि ये 5 बेसिस पर मुश्तमिल है, 5 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है, ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे सीक्वेंसेस, ऐसे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जो जीनोम के ऊपर रैपिटेटिव मैनर में होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं बार बार, उन्हें हम टैंडम रिपीट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो टैंडम रिपीट्स जो है ना वो दे आर वेरी गुड मार्कर्स, ठीक है। क्योंकि अगर एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है तो इसकी रेपिटेशन एक्चुअली वेरी कर रही होती है हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी कर रही होती है इन रिपीट्स की,
जो रेपिटेशन है। अच्छा, अब जो टैंडम रिपीट्स होते हैं ये अगर देखें तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना टैंडम रिपीट्स। एक कहलाते हैं माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स। अच्छा, अब माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स क्या होते हैं? माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स इज जस्ट लाइक शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं, जिनकी अगर तुम देखो जो इनकी लेंथ होती है इन मार्कर्स की वो 1 न्यूक्लियोटाइड से लेके 6 न्यूक्लियोटाइड्स तक या 6 बेस पेयर्स तक पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, जस्ट लाइक स्नेप कि एक न्यूक्लियोटाइड है, और 6 न्यूक्लियोटाइड्स तक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा इनमें कि ये रिपीट हो रहे होते हैं ना, ये क्योंकि टैंडम रिपीट्स हैं इनमें, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो रेपिटेशन है वो फ्रॉम 5 टाइम टू 50 टाइम्स तक हो सकती है। ठीक है, तो माइक्रो सैटेलाइट को माइक्रो सैटेलाइट इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज दे आर 1 to 6 बेस पेयर्स। ठीक है, ये अप टू 6 बेस पेयर पर मुश्तमिल होते हैं और इनकी जो रेपिटेशन है वो 5 टाइम्स और मे बी 50 टाइम्स। सो फॉर एग्जांपल सी ए, अब अगर तुम सी ए को देखो, साइटोसिन और एडेनिन को देखो, तो ये यहाँ पे एक दफा, दो दफा, 3 दफा, 4, ये 4 दफा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली ये 5 दफा से लेके 50 दफा तक रिपीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तुम देखो, यहाँ तुम्हें ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 दफा तुम ये देखो, यहाँ पे ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए मार्कर जो है वो क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, जो सी है। ठीक है, तो जो माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं दे आर ऑलवेज फ्रॉम 1 to 6 अप टू 1 to 6 बेस पेयर्स लॉन्ग, और इनकी जो रेपिटेशन टाइम होता है वो 5 से 50 दफा तक हो सकता है। ठीक है, अब ये बेसिकली जो सीक्वेंसेस होते हैं ये तमाम के तमाम नॉन कोडिंग डीएनए के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, ये ऐसा नहीं होता कि ये कोई किसी जीन के सीक्वेंस में मौजूद है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो आमतौर पे जो माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं या चाहे मिनी सैटेलाइट्स हो, ये जो 98% आपका जंक डीएनए है ये उस जंक डीएनए या नॉन कोडिंग सेगमेंट के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है? ऑफ कोर्स इनकी भी डिटेक्शन के लिए एम्प्लीफिकेशन की जाती है, पीसीआर किया जाता है। इनके अगेंस्ट भी स्पेसिफिक प्राइमर्स यूज किए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब इस अब अच्छा, पहले क्या किया जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये माइक्रो सैटेलाइट है या नहीं है? तो ऑफ कोर्स हमें जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू पता चलता है कि यहाँ पैटर्न है क्या। अगर तुम देखो तो जीनोम सीक्वेंसिंग जिस वक्त हुई थी तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये था कि हमें डिफरेंट पैटर्न्स नजर आए ना न्यूक्लियोटाइड के जीनोम के ऊपर। तो हमें कुछ ऐसे सीक्वेंसेस भी नजर आए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देन दे आर क्लासिफाइड एज अ माइक्रो सैटेलाइट। अब यही सीक्वेंस हमें नजर आए, हमने उनको एज अ क्लासिफाई किया गया एज एन RFLP साइट्स, एज एन AFLP साइट्स, एज अ रैपिड साइट्स। तो ये हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही इन पैटर्न्स का पता चला है। ठीक है, तो हम जब हमें इन पैटर्न्स का पता है तो हम क्या करते हैं, इनके अगेंस्ट प्राइमर, स्पेसिफिक प्राइमर जो है वो डिज़ाइन करते हैं ताकि इनकी डिटेक्शन को किया जा सके। अच्छा, ये जो माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं इन्हें STRs भी कह रहे होते हैं या शॉर्ट टैंडम रिपीट्स भी कह रहे होते हैं फॉरेंसिक के अंदर ना, फॉरेंसिक साइंस के अंदर आमतौर पर इसको STRs भी कह रहे होते हैं। तो चाहे STR कह रहे हो या माइक्रो सैटेलाइट कह रहे हो, बोथ आर सेम। और आमतौर पे जो प्लांट जेनेटिसिस्ट होते हैं या प्लांट जेनेटिक्स होती है उसके अंदर इसको SSRs भी कह रहे होते हैं, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, क्योंकि दे आर सिंपल, क्योंकि नॉट मोर देन 1 to 6 बेस पेयर्स लॉन्ग, और रेपिटेशन टाइम भी 5 से 50 टाइम तक हो सकता है। तो इसको प्लांट जेनेटिक्स में SSR कह रहे होते हैं, सिंपल सीक्वेंस रिपीट कह रहे होते हैं, और नॉर्मली फॉरेंसिक साइंटिस्ट इसको STRs कह रहे होते हैं। आमतौर पे तुम अगर डेटाबेसेस में जाके देखोगे तो तुम्हें ये टर्म नहीं मिलेगी, माइक्रो सैटेलाइट की टर्म नहीं मिलेगी, तुम्हें STRs की टर्म मिलेगी। अगर तुम जाके टूल्स चेक करो NCBI पे जाके तो तुम्हें वहाँ STR का डेटाबेस मिलेगा। STR के भी डेटाबेस मौजूद हैं, तुम लोग में खाली बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले पढ़ चुके हो तो शायद तुम लोगों को याद हो कि डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं। अभी तमाम डेटाबेसेस, ये एक्चुअली स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस हैं। तो जितने भी STRs जीनोम पे मौजूद हैं, ह्यूमन जीनोम पे मौजूद हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ में मौजूद हैं, उन तमाम के तमाम का के सीक्वेंसेस वहाँ STR के डेटाबेसेस में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इन्हें STRs कह रहे होते हैं।
अब ये एग्जांपल फॉर एग्जांपल, अब ये STRs देखो, इसमें डिफरेंस किस तरह से होता है। अच्छा, ये भी वेरी कर रहे होते हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। ये फिश की मिसाल दी हुई है कि अगर तुम यहाँ देखो तो ये एग्जैक्टली वही वाला पोर्शन है, ये वही वाला सिमिलर क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल कह लो क्रोमोसोम 1 ऑन फिश 1 है और ये वही क्रोमोसोम 1 है ऑन फिश 2। तो सेम क्रोमोसोम है, यानी कह लो कि सेम साइट है ये जीनोम पे, ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज की ना, फिश 1 की और फिश 2 की, ठीक है। अब ये सेम साइट से, लेकिन अब तुम देखो दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है कि यहाँ देखो फिश 1 के अंदर, या कह लो कि जो मॉडल 1 है, मॉडल 1 के अंदर यहाँ पे तुम्हें जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेन नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू मॉडल 2, ठीक है। फिश के अंदर 2 में देखो तो यहाँ पे सी की जगह साइटोसिन नहीं एडेनिन है, यहाँ स्नेप हो गया, एक्चुअली स्नेप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है। अब इस तरह से अगर इससे आगे जाके देखो तो यहाँ पर भी रेपिटेशन है, यहाँ पे भी माइक्रोसैटेलाइट मौजूद है। अब ये जो माइक्रोसैटेलाइट है, अब ये तुम देखो इनकी जो रेपिटेशन का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है फ्रॉम फिश 1 टू फिश 2। फॉर एग्जांपल 1 के अंदर अगर तुम देखो तो ये 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, ये 5 टाइम रिपीट हो रहे हैं। ये जो माइक्रोसैटेलाइट है ये 5 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन सेकंड फिश के अंदर अगर तुम देखो तो ये 5 की जगह 6 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के अंदर, ये इटसेल्फ ये स्पेसिफिक हो गया फॉर फिश 1 कि इसमें पैटर्न डिफरेंट है सैटेलाइट का, यानी इसका रेपिटेटिव मैनर डिफरेंट है, मौजूद दोनों में है, स्पेसिफिक जगह पर है। देखो रेपिटेशन वेरी कर रही है, यहाँ पे रेपिटेशन 6 टाइम्स है, यहाँ रेपिटेशन 5 टाइम है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सक्यूज मी, तो ये इस तरह से जो है इसकी वेरिएशन वेरी कर रही होती है बिटवीन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और इस तरह से इसकी डिटेक्शन हो रही होती है। अच्छा, इस अब ये फॉर एग्जांपल इसको अगर हम फोरेंसिक में देखें इसका यूज कैसे होता है। अब फॉर एग्जांपल ये AGAT जो ना, ये STR साइट, अच्छा हम इसको माइक्रोसैटेलाइट को STR भी कहते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल ये जो है, ये रहा STR जो कि क्राइम सीन से जो DNA मिला है, वो बेसिकली उसका सीक्वेंस ये रहा, और उसमें STR साइट AGAT वो यहाँ इस वाली पोजीशन पर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सस्पेक्ट हैं, या दो सस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये STR साइट 1 ये रही, यानी एक माइक्रो सैटेलाइट ये रहा जो क्राइम सीन से DNA मिला उसमें, और दूसरा STR साइट GATA वो ये मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखो ये जो AGAT है, इसकी रेपिटेशन का इसकी रेपिटेशन की का नंबर है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो क्राइम सीन से DNA मिला है उसमें जो STR साइट 1 है, ठीक है, वो 7 दफा रिपीट हो रही है, यानी जो AGAT है सीक्वेंस है स्पेसिफिक, ये 7 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा वाला सीक्वेंस है GATA, वो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 दफा ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब सस्पेक्ट DNA को देखो, अब अगर सस्पेक्टेड, अब फॉर एग्जांपल ये पर्सन सस्पेक्टेड है कि जी माइट बी क्राइम सीन पे ये एक्चुअली इसमें जो है ये इन्वॉल्व है, ये क्रिमिनल है। सॉरी। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल है ये बेसिकली सस्पेक्टेड है, ठीक है, कि ये जी क्रिमिनल है। अब जब इसका DNA आइसोलेट किया जाएगा तो ऑफ कोर्स अगर ये जो है सस्पेक्ट जो है ये वाकई अगर क्रिमिनल है, तो ऑफ कोर्स जो इसके टैंडम रिपीट्स हैं, ठीक है, ये जो टैंडम रिपीट्स हैं ये 1 से लेके 7 तक हैं। तो अगर इसके टैंडम रिपीट्स भी इस स्पेसिफिक STR साइट 1 के, यानी जो स्पेसिफिक साइट है इसके और इसके मैच कर जाती है। अब तुम देखो यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल 7 रिपीट्स मौजूद हैं इस स्पेसिफिक STR के अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे वाले इंडिविजुअल को देखो तो यहाँ पे ये जो GATA, ये जो माइक्रो सैटेलाइट है, इसकी जो जो रिपीट्स हैं वो मैच इससे नहीं कर रही। यहाँ पे 8 रिपीट्स हैं तो यहाँ पे 12 रिपीट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इंडिविजुअल है ये जो है ये
क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि ये जो इसके रिपीट्स हैं, शॉर्ट रैंडम रिपीट्स हैं, ये मैच नहीं कर रहे उस डीएनए के साथ जो क्राइम सीन से मिला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो सस्पेक्टेड डीएनए है, ठीक है, जो इंडिविजुअल वन है कह लो, ये मैच कर रहा है विद दिस वन। क्यों? क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ रिपीट्स हैं, ये जो माइक्रोसैटेलाइट के रिपीट्स हैं, ये जो रिपीट्स हैं ये बेसिकली मैच कर रहे हैं विद द सस्पेक्टेड पर्सन। ठीक है, जबकि अगर तुम ये वाली साइड को देखो STR, तो ये मैच नहीं कर रहे। सही, तो ये माइक्रोसैटेलाइट इस तरह से इसको यूज। अच्छा, मिनी सैटेलाइट्स क्या होते हैं? अब मिनी सैटेलाइट्स बेसिकली ये भी कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक डीएनए के मोटिव्स भी कह सकते हो, क्योंकि इनका जो साइज है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो। इसलिए इनको मिनी कह रहे होते हैं। आमतौर पे इनका जो साइज होता है वो 10 से लेके 60 बेस पेयर्स तक होता है, और ये 5 से 50 दफ़ा तक जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, और अगर इनकी तुम फ्रिक्वेंसी चेक करो तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 1000 लोकेशंस पर ह्यूमन जीनोम में होते हैं। और फॉर एग्जांपल ये एक इंडिविजुअल वन है, तो अगर इसमें मैंने सैटेलाइट काउंट करो तो ये जो मेरे सैटेलाइट्स हैं 1 2 3 4 5 6 तक इंडिविजुअल वन में है, सेम क्रोमोसोम पे, सेम लोकेशन पे जीनोम की। इंडिविजुअल वन के 6 टैंडम रिपीट्स हैं या 6 मिनी सैटेलाइट्स हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल 2 को देखो तो वो 6 नहीं है, वो 8 हैं। ये सेम पोजीशंस हैं, सेम लोकेशंस हैं, ठीक है, सेम क्रोमोसोम है। ठीक है, यही बेसिकली एक तरह से इसका मार्कर, ये यही एक्चुअली मार्कर्स होते हैं। क्या मतलब? ये हमेशा वेरी करेंगे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जो इंडिविजुअल वन में जिस स्पेसिफिक लोकेशन पे जितने नंबर ऑफ टाइम ये रिपीट हो रहे होंगे तो इंडिविजुअल टू में भी ऐसा हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इनको मार्कर कह रहे हैं, यानी स्पेसिफिक है फॉर एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, और आमतौर पर ये इनकी फ्रिक्वेंसी यानी जो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जिनोम में ऑलमोस्ट 1000 टाइम तक मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इज वेरी गुड मार्कर। अच्छा, जो लास्ट वन है वो कहलाते हैं बेसिकली वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये भी बेसिकली मार्कर्स हैं, और वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स अगर हम देखो तो ये इसके वर्ड से पता चल रहा है। एक तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ वेरिएशन इन द नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ठीक है, अच्छा, अब जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इनका साइज भी जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ये ऑलमोस्ट 9 से लेके और 80 बेस पेयर्स तक मुश्तमिल हो सकता है। यानी जो VNTRs हैं, अगर तुम माइक्रो सैटेलाइट को देखो तो दे कंसिस्ट ऑफ 1 बेस पेयर टू 6 बेस पेयर। अगर मिनी सैटेलाइट्स को देखो तो दे कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स टू 60 बेस पेयर्स। ठीक है, लेकिन जो VNTRs हैं they actually consist of from 9 base pairs to 90 और 80 बेस पेयर्स तक जो है इनका साइज हो सकता है, और इनकी जो रेपिटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकती है। अगर मैं बहुत सिंपल करके तुम्हें बताऊं तो एक्चुअली जो VNTRs है ना, वो कोई अलग से कुछ सीक्वेंसेस नहीं होते। हम मिनी सैटेलाइट्स को और माइक्रो सैटेलाइट्स को कलेक्टिवली VNTRs कह रहे होते हैं। ठीक है, देखो, अगर माइक्रो सैटेलाइट को देखो तो उसका साइज 1 से 6 है, और अगर मिनी सैटेलाइट्स को देखो तो उनका साइज ऑलमोस्ट 60 तक होता है, बेस पेयर्स तक होता है। ठीक है, तो 80 बेस पेयर्स तक भी हो सकता है। तो हम कलेक्टिवली जब माइक्रो मिनी सैटेलाइट्स को जो हम कलेक्टिवली बात करते हैं तो हमने VNTR, क्योंकि अब यहाँ पे वेरिएबल आ गया ना, नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ बेस पेयर्स हो गए, और रेपिटेशन का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ये VNTRs अलग से कोई चीज़ नहीं है, इसको बस ये याद रखो कि ये बेसिकली हम कलेक्टिवली कह रहे होते हैं कि जी ये माइक्रो मिनी सैटेलाइट्स कलेक्टिव का कलेक्शन है एक्चुअली। इसकी भी डिटेक्शन जो है वो वैसे ही हो रही होती है कि इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है रिस्ट्रक्शन एंजाइम से, इसको भी जो है वो डाइजेस्ट किया जाता है, देन इसको RFL भी किया जा सकता है या एम्पलीफाई भी किया जा सकता है, और फिर उसके बाद फर्दर इसको इलेक्ट्रोफोर्सेस के ऊपर
डिटेक्ट किया जाता है। आमतौर पे फॉरेंसिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन में VNTRs का को यूज़ किया जाता है जो है वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ना। तो ये मैंने बता भी दिया था कि बेसिकली ये इनको VNTRs दोनों कह रहे होते हैं। और आम तौर पे वैसे अगर तुम देखो तो आम तौर पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जी मिनी सैटेलाइट जो है वो VNTRs हैं और माइक्रो सैटेलाइट जो है STRs है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, माइक्रो सैटेलाइट को STRs कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन मिनी सैटेलाइट को VNTR नहीं कहते, बल्कि कलेक्टिवली दोनों को हम VNTR कह रहे होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल तुम लोगों को नज़र भी आ रही होगी कि ये एक पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है। अब अगर तुम देखो पर्सन 1 के अंदर जो है वो 3 रिपीट्स हैं। ठीक है, पर्सन 2 में तुम अगर देखो तो तुम्हें 2 रिपीट्स नजर आ रहे हैं। दे आर सो मैनी न्यूक्लियोटाइड बेसिस में। ठीक है, और इस तरह से जो पर्सन 3 है उसके अंदर तुम्हें जो है वो ऑलमोस्ट ये जो 80 बेस पेयर्स पर मुश्तमिल जो सीक्वेंसेस हैं ये तुम्हें इनकी रेपिटेशन 4 नजर आ रही है। बेसिकली 4 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं सेम क्रोमोसोम पे, सेम लोकेशन पे। ये जो VNTR हैं ये 3 भी हैं, 2 भी हैं और इस तरह से जो है वो 4 भी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लो टैंडम रिपीट्स में से। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। यहाँ तक ये जो मार्कर्स का टॉपिक है ये एंड है।